Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confianza Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इसी चैप्टर को। आज ही हम इसको फिनिश भी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनसब दास एंड जागीरदास। ठीक है, मनसब दास कौन होते थे? मनसब दास वो लोग होते हैं जो सिविल सर्विस करते हैं, नौकरशाह होते हैं। इन द सेंस जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गया, पीसीएस हो गया, उसके नीचे के पुलिस ऑफिसर्स हो गए, और आपके और भी जैसे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह हो गए। ये क्या है? ये सिविल सर्विसेज में आते हैं आपके, तो नौकरशाह में आ गए। तो नौकरशाह के जो भी ये मनसब होते थे उन्हीं को हम बोलते थे। ये पोजीशन होल्ड करते थे, कोई हायर पोजीशन पे होता था तो कोई उसके नीचे वाली पोजीशन पे होता था। ठीक, तो इन्हीं को हम क्या बोलते थे? मनसबदार बोलते थे। ठीक, अब दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज, जो मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करता था उसी को हम मनसबदार बोलते थे। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्या था? एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगलों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। इस ग्रेडिंग सिस्टम में वो अपने ऑफिसर्स की रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते थे, मतलब ग्रेड करते थे कि कौन हायर पोजीशन पे है, कौन लोअर पोजीशन पे। जो सबसे हायर पोजीशन पे होगा उसकी रैंक ज्यादा होगी, तो सैलरी भी ज्यादा होगी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होगी, मतलब मिलिट्री कंट्रोल भी उसका ज्यादा होगा। ठीक, फिर उसके बाद है सैलरी एंड रैंक वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। ठीक, अब सैलरी और रैंक जो होती थी, जो डिटरमाइन की जाती थी कैसे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स के थ्रू। तो उस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जात बोलते हैं। ठीक है, जात। फिर मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर्स। अब इन्हें जो ये मनसबदार होते थे इन्हें कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स के सवार, मतलब अपने सैनिक और घुड़सवार रखने होते थे अपनी मनसब को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो उनको रखने के लिए उन्हें अपने पास कुछ स्पेसिफिक नंबर के सवार और कैवलरी मैन रखने होते थे। कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, उन्हें अपने कैवलरी मैन को लेके आना होता था। कहाँ पे? मुगल राज में, मतलब शासक के यहाँ पे, उन्हें दिखाने के लिए कि उनके पास कितने ये घुड़सवार होता है। ठीक है, कैवलरी मैन मतलब घुड़सवार, इन्हें लेके आना होता था, उन्हें दिखाना होता था। उन्हें रजिस्टर्ड अपने सैनिकों को, जो उनके पैदल सैनिक होते थे या सैनिक होते थे, उन्हें रजिस्टर करना पड़ता था कि कितने आर्मी, कितने सोल्जर्स हैं उनके पास, कितने घोड़े हैं उनके पास। घोड़ों को ब्रांडेड करवाना पड़ता था, मतलब मोहर लगवानी पड़ती थी, तब जाके उन्हें पैसे मिलते थे मनसबदारों को अपनी इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, अपने सैनिकों, घोड़ों, घुड़सवारों को मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनकी सैलरीज वगैरह देने के लिए, इन सब के लिए उन्हें पैसे मिला करते थे। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज, मनसबदारों को उनकी सैलरी मिलती थी कैसे? एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। अब उनको एक छोटा सा एरिया दिया जाता था जिसे हम जागीर बोलते हैं। छोटा सा एरिया दिया जाता था जिसे हम जागीर बोलते हैं। वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, मतलब टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और उन्हीं टैक्सेस से मनसबदारों को उनकी सैलरी मिला करती थी, उनके पैसे मिला करते थे, जिससे कि वो अपनी सैलरी भी उसमें निकालते थे और अपने सेवकों, नौकरों, अपने सैनिकों, घुड़सवारों, इनकी सैलरी भी वो उसी में से देते थे। पर ये जो जागीर से जो ये रेवेन्यू इकट्ठा होता था, ये इकताज की तरह तो था बट मुफ्तीज की तरह नहीं था। देखो, इकताज जो हमने था दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, वहां पे क्या होता था? जो जनरल होता था, जो मुफ्ती होता था, वो इकताज में ही रहता था, मतलब जहां पे उसकी रूल होगा, जहां पे उसका कंट्रोल होगा, वो वहीं रहता था। पर मनसबदार में ऐसा नहीं था, मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहता था। मनसबदार अपनी जागीर से रेवेन्यू तो कलेक्ट करता था, पर रेवेन्यू कलेक्ट करता था पर वो वहां रहता नहीं था। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम उसके नौकर करते थे उसकी तरफ से, और मनसबदार वहां रहता नहीं था, वो कहीं और रहता था, उसी देश में कहीं और पे काम कर रहा होता था, किसी और पद पे, जिससे उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता था। वो अपने नौकरों के थ्रू वहां पे कंट्रोल रखता था और रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इन अकबर्स रेन रेवेन्यू रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो जो मनसबदार की जितनी सैलरी होती थी, मतलब उनके जितने खर्चे होते थे अपने सैनिकों, सोल्जर, घुड़सवारों, इन सब के मिला के, उतना ही वो रेवेन्यू भी इक्वली कलेक्ट कर लेते थे अपनी जागीर से।
ठीक। तो वो अपनी जागीर से उतना ही रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेते थे जितना वो उनको अपने खर्चे की जरूरत होती थी। बट औरंगजेब के टाइम पे ऐसा नहीं था। औरंगजेब रेन में क्या था, जो रेवेन्यू होता था वो उनके खर्चे या उनको जितना सम ग्रांटेड पैसा दिया जाता था, जितना पैसा उन्हें दिया जाता था, उससे उनका जो रेवेन्यू होता था वो कम होता था। अब देखो रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा है, तो वो घाटे में चलते थे। ठीक। तो इससे क्या हुआ, बहुत मतलब अकबर औरंगजेब के टाइम पे कई सारे मनसबदार हुए, मतलब बहुत ज्यादा मनसबदार थे। तो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब देखो मनसबदार बहुत सारे सारे हो गए, तो जागीर तो थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। अब छोटे से एरिया में करीब 5 लोग हैं, 5 पुलिस वाले हैं जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब वहां पे मैं 10 पुलिस वाले भी हम अगर कर दें तो जगह थोड़ी बदल जाएगी, जगह तो उतनी ही रहेगी। तो वैसे ही कि मनसबदार तो बहुत सारे बढ़ गए पर जागीर तो उतनी की उतनी थी। तो मनसबदारों को जब जागीर अलॉट की जाती थी कि तुम इस जागीर पे रूल करोगे, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, तो वो जागीर मिलने में मनसबदारों को बहुत समय लग जाता था, क्योंकि कोई जागीर खाली नहीं होती थी। जब खाली होती थी तो बाद में जाके उन्हें मिलता था। ठीक। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जॉब है, सारी भरी हुई, जब कभी खाली होती है तो कभी कभी कभार वैकेंसी निकलती है। तो यही चीज यहाँ पे भी था। तो जागीर जागीर के लिए मनसबदारों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। क्रिएटेड शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। अब देखो मनसबदार बढ़ गए, जागीर उतनी की उतनी, तो जागीर की कमी होने लगी। तो मनसबदार क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा जब उन्हें अपनी जागीर मिल जाती थी तो वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो वहां की पब्लिक को मारते कूटते, जितना ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे करते थे। Unable to control these development, peasantry suffered tremendously। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ था वहां पे, वो औरंगजेब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वहां का रूलर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो जो वहां के किसान थे वो बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे, मतलब बहुत परेशानी में थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जब्त एंड जमींदार। ठीक। तो इसमें क्या आता है, मुगल इनकम वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। कि मुगलों की जो मेन इनकम होती थी वो किससे होती थी, किसानों की जो फसल उगती थी उस पर टैक्स लगा के होती थी। ठीक है। तो मुगलों की मेन इनकम किससे होती थी, किसानों द्वारा जो फसल बोई या उगाई जाती थी उससे वो टैक्स देते थे उस फसल पे। किसको, मुगलों को। तो वही मुगलों की इनकम का मेन सोर्स था। फिर पीजेंट पे टैक्स। अब पीजेंट जो किसान होता था वो डायरेक्ट टैक्स देने नहीं जाता था राजा को, कि राजा के दरबार में जाके टैक्स दे रहा है, नहीं। वो अपने रूरल एलिटीज को टैक्स देते थे। रूरल एलिटीज कौन होते थे, वहां के हेडमैन या फिर चीफ स्टान। ठीक है। चीफ स्टान कौन होते हैं, सरदार होते हैं। हेडमैन वहां के मुखिया। तो ये कई किसी किसी गांव में सरदार होते थे तो किसी किसी गांव में मुखिया होते थे। ऐसा नहीं है कि दोनों हर गांव में प्रेजेंट थे, नहीं। कहीं पे सरदार तो कहीं पे मुखिया। तो वो उनके द्वारा अपना टैक्स राजा तक, मुगल अंपायर के रूलर तक पहुंचाते थे। तो उनके लिए ये जो चीफ स्टान और हेडमैन है, इनके लिए मुगल कौन सा वर्ड यूज करते थे, जमींदार। ठीक है। मुगल इनको जमींदार कहते थे। तो याद रखना, जमींदार वो लोग होते हैं जो रूरल एरिया से गांवों के किसानों से टैक्स कलेक्ट करके मुगल एम्परर राजा को देते हैं। तो उन्हीं को हम जमींदार कहते हैं। ठीक। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। उन्होंने क्या किया, सर्वे करवाया। किसका, खेतों का, क्रॉप यील्ड्स, खेतों में जो फसल उगाई जाती है उसका, उसकी कीमतों का, कितने एरिया पे उगाई जा रही है उसका। ठीक है। 419, सॉरी यहाँ 19 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक। तो इसको ठीक कर लेना, ये 19 नहीं है, ये 10 होगा। तो फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए उन्होंने क्या किया, ये जितनी भी यहाँ पे जो फसल उगाई जाती थी, ये प्राइजेस जो जितने भी एरिया पे वो फसल उगाई जाती थी उनका सर्वे करवाने के बाद उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया हर फसल का, कि इस फसल पे इतना ही टैक्स लिया जाएगा। ठीक। तो उन्होंने हर एरिया में टैक्सेस फिक्स कर दिए कि इस फसल पे इतना ही टैक्स लिया जाएगा अगले 10 सालों के लिए। ठीक।
और उन्होंने अपने पूरे प्रोविंसेस मतलब क्षेत्रों को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया कि इस एरिया से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। एक बड़े से एक शहर प्रांत को उन्होंने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया कि इस एरिया से इतना रेवेन्यू आना चाहिए, इस एरिया से इतना रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस एरिया में कितनी फसल होगी और इस एरिया में कितनी फसल होगी। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने वहां से फिक्स कर दिया कि इस एरिया से इतना रेवेन्यू और इस एरिया से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। तो उन्होंने पूरे प्रोविंस को छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया। और इसी प्रोसेस मतलब ये जो उन्होंने अपना अपनाया कि इस तरीके से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, तो इसी रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही रेवेन्यू सिस्टम की रेवेन्यू एक तो फिक्स कर देना, फिर उन्हें छोटे प्रोविंसेस को छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर देना। तो यही जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था, इसी को हम क्या बोलते हैं, जब्त बोलते हैं। ठीक, अब ये ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी रेवेन्यू फिक्स कर दिया। हमने पढ़ा ना, उन्होंने सर्वे करवाया था कि पहले की कहाँ से कितनी फसल उगती है, कितना प्रोडक्शन होता है उसके बाद। अब देखो, ये रेवेन्यू सिस्टम हर जगह पॉसिबल नहीं था, ये सिर्फ वहीं होता था जहां पे रूलर जो अकबर होता था या फिर मुगल एम्परर होता था, जहां पे उसका कंट्रोल इजिली हो सके, जहां पे वो इनको फॉलो करवा सके। ठीक, अब देखो जो दूर दराज के एरिया थे, जो बहुत दूर थे, जैसे कि गुजरात और बंगाल, ये बहुत दूर दूर के एरिया है, तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं था करवाना, तो वहां पे इन्होंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब कई सारे जमींदार ऐसे थे जो रेबल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे कि वहां पे वो जो रूलर था मुगल एम्परर, वो बहुत ही ज्यादा शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है वहां के किसानों को या उनको। तो वो क्या करते थे, अपने आप को स्ट्रांग करके, अपनी आर्मी स्ट्रांग करके विद्रोह कर देते थे। कई बार तो एक ही कास्ट के जमींदार और पीजेंट, किसान और जमींदार मिल के रिबेल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, किसके, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक, तो इस तरह से ये जब्त और जमींदार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जमींदार सिंपल एक लेबर, एक डेफिनेशन जमींदार की, वो लोग जो टैक्स कलेक्ट करके, मतलब रूरल एरिया से किसानों से टैक्स कलेक्ट करके राजा मुगल एम्परर बोलो तो उनको देते हैं, तो वो लोग जमींदार कहलाते हैं। जब्त एक टैक्स सिस्टम है जो कि अकबर के टाइम पे लाया गया था, अकबर रेन में लाया गया था। ठीक है, उनके रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल के थ्रू लाया गया था। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, कि अकबर ने अपने टाइम पे क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रखी थी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो, क्या अकबरनामा। अकबरनामा क्या था, जिसने अकबर के जीवन के बारे में लिखा हुआ था। अकबरनामा इज अ बुक इन विच अकबर्स लाइफ वॉज रिटर्न, अकबर की लाइफ के बारे में लिखा हुआ था और है अभी भी। ठीक है, अभी भी है वो। तो अकबरनामा में अकबर के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, और अकबरनामा लिखा किसने था, अबुल फजल ने। किसने लिखा था, अबुल फजल ने। और ये यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर आपको दिख रही होगी। पिक्चर किस चीज की है, अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। ये अबुल फजल है जिसने अकबरनामा लिखने के बाद वो अकबर को दे रहा है। ठीक, अब देखो अकबरनामा जो लिखी गई है वो 3 वॉल्यूम में लिखी गई है, 3 पार्ट्स में लिखी गई है। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या लिखा गया है, अकबर्स एंसेस्टर्स, मतलब अकबर के पूर्वजों के बारे में। अकबर के पूर्वज कौन थे, बाबर, उसके दादा, उसके बेटा बाबर का बेटा हुमायूं, और फिर उसके बाद आया अकबर। अकबर थर्ड पीढ़ी का था। ठीक, ये कब आया, 1556 में अकबर रूलर बना था। ठीक, और बाबर कब आया था, 1526 में आया था। ठीक, अब उसके बाद सेकंड वॉल्यूम क्या है, सेकंड वॉल्यूम में लिखा हुआ है द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन। अकबर के टाइम पे जो इवेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, मतलब कोई नई चीज इंप्लीमेंट हुआ या कोई युद्ध, वॉर वगैरह, ये सारी चीजें सेकंड वॉल्यूम में लिखी हुई है। ठीक है, उसके वॉर्स वगैरह सब कुछ इवेंट्स वगैरह सेकंड वॉल्यूम में। अब थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी में क्या लिखा हुआ है, आईने अकबरी में अकबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था, वो सारी चीजें आईने अकबरी में लिखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं
The empire was divided into provinces called subas governed by a सूबेदार। ठीक, जो अब जैसे कि एक इंडिया बहुत बहुत बड़ी कंट्री है, अब इसको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। दिल्ली अलग, महाराष्ट्र अलग, उत्तर प्रदेश अलग, बिहार अलग, झारखंड अलग। वैसे ही जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें आ गए सूबास। ठीक है, जिन छोटे छोटे प्रोविंसेस को हम सूबास कहते थे। ठीक, अब इन्हें चलाने वाला कौन होता था? सूबेदार होता था। जैसे छोटे छोटे स्टेट आज के टाइम पे उन्हें चलाने वाला कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। वैसे ही उस टाइम के सूबास को चलाने वाला कौन था? सूबेदार। ठीक, सूबेदार कैरिड आउट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। जो सूबेदार होता है वो क्या करता है? पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस देखता है अपने सूबे के, मतलब जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं, अब मिलिट्री फंक्शंस होते हैं, वो सारे देखता है। मिलिट्री फंक्शंस मतलब सेना को संभालना, सेना का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वॉर्स के लिए प्रिपेयर करना, वॉर्स में राजा की हेल्प करना, पॉलिटिकल राजनीति, कैसे रिलेशन बनाने हमें पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी सूबों से, राजा के से कैसे कांटेक्ट रखना है, उनके किन पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें कौन देखते थे? सूबेदार देखते थे। ठीक है, वही पूरा कंट्रोल रखते थे। अब ईच प्रोविंसेस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। हर एक प्रोविंसी का क्या होता था? एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे हम दीवान कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर को ही हम क्या बोलते हैं? दीवान। अब जो सूबेदार था उसे और भी लोगों का सपोर्ट मिलता था, सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर। जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, ये भी क्या है? ऑफिसर, जिसको हम बख्शी भी बोलते हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस। मिनिस्टर किसका? मिनिस्टर इन चार्ज, किसका इंचार्ज? रिलीजियस का। ठीक है, रिलीजियस धर्मों का इंचार्ज जो होता था। चैरिटेबल पैट्रोनेज, चैरिटेबल पैट्रोनेज होगा एक ऑफिसर। ठीक, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर हो गया, और जिसे हम फौजदार भी कहते हैं। फिर द टाउन पुलिस कमांडर, टाउन पुलिस कमांडर भी एक ऑफिसर है, जिसे हम कोतवाल कहते हैं। तो इन ऑफिसर्स का भी सूबेदार को सपोर्ट मिलता था, जिससे वो हेल्प करते थे, जिससे उसे हेल्प मिलती थी सूबेदार को सूबास को रूल करने, चलाने में। ठीक, मैनी नोबल्स हैड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ इट्स ओन। अब देखो, इस लाइन को समझने से पहले छोटी से थोड़ा सा और कुछ, एक छोटी सी कहानी समझ लो कि जो नॉबल्स होते हैं वो नॉर्मल्स कौन होते हैं? अभिजात, मतलब जैसे कि आपके ये मनसबदार हो गए। ठीक, मनसबदार हो गए, जमींदार हो गए, जमींदार तो नहीं, मनसबदार हो गए, या फिर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते थे, जो सूबे संभालते थे, सूबेदार होते थे। ठीक, तो इन्हें छूट थी कि वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, कितने भी इनकम खर्च कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें फ्रीडम थी। एंड अनटिल अनलेस, जब तक वो वफादार थे किसके प्रति? अपने मुगल एम्परर, अपने राजा के प्रति। जब तक, मतलब उस टाइम पे कौन था? अकबर था। तो अकबर के प्रति जब तक वो वफादार थे तब तक उन्हें छूट थी, पूरी आजादी थी। ठीक, फिर बाद में क्या हुआ? इन्हीं नोबल्स ने क्या किया? अपने आप को आजाद कर लिया, मतलब अब उनकी ईमानदारी, वफादारी फीकी पड़ने लगे। किस वजह से? अपने निजी स्वार्थों, अपने निजी कारणों की वजह से, क्योंकि वो खुद भी राजा बनना चाहते थे। तो इस वजह से अब कई सारे नोबल्स ने क्या किया? अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क, अपना खुद का नेटवर्क बनाया। ठीक, अब उस टाइम पे अकबर कहाँ थे? फतेहपुर सीकरी में वो व्यस्त थे। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने डिस्कशन रखा था, किस चीज के ऊपर? रिलीजन के ऊपर। अब उन्होंने बुलाया था किसको? उलमास को, ब्राह्मण्स को, जैसूट प्रीस्ट को, और जोरास्ट्रियंस को। ठीक है, जोरास्ट्रियंस को। अब ये अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, जिन्हें बुला के उन्होंने डिस्कशन रखवाया कि कौन सा धर्म बेहतर है, धर्मों को समझने की कोशिश करी, उनके बारे में जानने की इच्छा रखते थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। ये जो डिस्कशन हुआ ये कहाँ पे हुआ था? इबादत खाने में हुआ था। और ये इबादत खाने की पिक्चर है, जहाँ पे ये बीच में रूलर मुगल एम्परर अकबर है, और उसके यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग, अनुयायी। ठीक, फिर उसके बाद मुगल एम्परर अकबर ने क्या
महसूस किया, अकबर रियलाइज्ड दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज्ड रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बाय गॉड बिगॉड्स। ठीक, तो ये जो अकबर ने महसूस किया कि जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स है, मतलब धर्म को मानने वाले ये जो लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, ये जो रिचुअल्स को, डॉगमा को एम्फेसाइज करते हैं, बनाते या असर करते हैं, डालते हैं, असर डालते हैं, वो लोग कैसे हैं? कट्टर विरोधी हैं, मतलब अपने ही धर्म को ऊंचा मानने वाले और औरों को नीचा समझने वाले कट्टर विरोधी लोग हैं ये। फिर अकबर ने इसी चीज को समझते हुए उन्होंने ये चीज भी समझी कि देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी। वो जो शिक्षा बांटते हैं अपने धर्म के लिए लेके पूरे एम्पायर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके राज्य में, उनके प्रोविंसेस में डिवीजन पैदा हो रहा है, लोग बट रहे हैं अपने अपने धर्मों के प्रति, मतलब धर्मों में, ताकि दूसरों से वो हेट करने लग रहे हैं। तो इसी डिवीजन को और डिसहार्मनी, असमंजसता को देखते हुए अकबर ने क्या आइडिया लाया, उन्होंने सुलह-ए-कुल का आइडिया लेके आया। ठीक है, सुलह-ए-कुल। अब उन्होंने इसे यूनिवर्सल पीस कहा, मतलब यहाँ पे वो किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे, वो एथिक्स की बात कर रहे हैं कि लोगों को फोकस करना चाहिए किस पे, अपनी ऑनेस्टी पे, जस्टिस पे, पीस पे, जो कि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। अब ये यहाँ पे धर्म को प्रमोट करते नहीं दिख रहे, धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, वो बात करते हैं एथिक्स की। कौन? अकबर। ठीक, इसे ही सुलह कुल कहा गया है, यूनिवर्सल पीस। अब अबुल फजल ने अकबर की हेल्प करी इसी को सुलह कुल के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने की। ठीक, The principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. अब सुलह कुल के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बनाए गए थे गवर्नेंस के लिए, वही चीज, उसी गवर्नेंस को बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए ले गए। आई होप क्लियर हुआ हो आपको ये सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल एम्पायर की बात करी गई है 17th सेंचुरी में कैसा था और 17th सेंचुरी के बाद कैसा था। ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब जब यहाँ पे इतना सारा अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही थी, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसने बनाया, उसकी वजह से इकोनॉमिकली और कमर्शियली बहुत ग्रोथ है स्टेट के एम्पायर्स की। ठीक है, इनक्वालिटीज वर ग्लैरिंग, मतलब कि अब जैसे इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ग्रो करी, कमर्शियली भी, तो पर यहाँ पे इनक्वालिटीज भी दिखती थी, मतलब जैसे मुगल एम्पायर में इनक्वालिटीज रिलीजन को लेके और भी कई सारी चीज़ों को लेके थी, मनसबदारों को लेके भी थी। मनसबदारों को लेके क्या थी, देखो डॉक्यूमेंट फ्रॉम 20th ईयर ऑफ द शाहजहां रेन, मतलब शाहजहां के रेन के टाइम पे, शासन के टाइम पे जो 20वां साल था, 20th ईयर था, उसमें एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 445 मनसबदार ऐसे थे जो हाईएस्ट रैंकिंग पे थे, मतलब जो ऊंचे पदों पर थे। कितने में से? 8000, 8000। देखो 8000 में से केवल 445 मनसबदार ही ऐसे थे जो हाईएस्ट रैंकिंग पे थे, बाकी सारे लोएस्ट रैंकिंग पे थे। ठीक, फिर उसके बाद 5.6% मनसबदार रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू एज अ सैलरीज, मतलब कि जो मनसबदार होते थे, जैसे कि मनसबदार 5.6, अब जैसे कि 100 मनसबदार हैं, तो 100 मनसबदार में से केवल 5.6, मतलब 5.6 मीन, एक मिनट, ये रहा, हाँ, तो अप्रोक्स मान के चलोगे तो 5 या 6 मनसबदारी ऐसे होते थे जिन्हें पूरा रेवेन्यू मिलता था। पूरा रेवेन्यू मतलब मोर देन हाफ, मोर देन हाफ मतलब जैसे कि जितने 100 मनसबदार है तो 100 में से केवल 5 या 6 मनसबदार ऐसे थे जिन्हें पूरी कमाई का 60 से 61% हिस्सा मिलता था। अब जैसे कि 1000 रुपए टोटल रेवेन्यू है, 1000 रुपए टोटल रेवेन्यू है, और इसे 100 लोगों में बांटना है, तो केवल 5 या 6 लोग ऐसे थे जिन्हें
60% मिलता था। 60% इन द सेंस 600 रुपए, केवल 600 रुपए इन 5 से 6 मनसबदारों को मिलता था। और बाकी जो आपके 94 से 95 जो मनसबदार बच गए, इन्हीं को पूरे 400 मिलते थे। मतलब कि केवल 5 से 6 लोगों के लिए 600 रुपए थे और 94 to 95 लोगों के लिए सिर्फ कितने रुपए थे? 400। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज वहां पे देखने को मिल रही थी। ठीक। अब मुगल एम्परर एंड मनसबदार स्पेंट ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्परर राजा होते थे वो किस पे खर्च करते थे? मुगल एम्परर एंड मनसबदार किस पे खर्च करते थे? सैलरीज और गुड्स पे। मतलब अपने यहाँ के जो उनके यहाँ के वर्कर थे, स्लेव्स थे या फिर आर्मी थी, उनको सैलरी देने में और वहां की चीजों को खरीदने या उनको और बेहतर बनाने में ही वो पूरा पैसा अपना खर्च किया करते थे। अब इसका पैसा फायदा किसे मिलता था? बेनिफिट मिलता था आर्टिशियंस को, एपिजेंट्री मतलब कि आर्टिस्ट कलाकारों को, मूर्ति बनाने वाले हो गए जैसे, और पीजेंट किसानों को ही मिलता था। पर उसका फायदा नहीं होता था कुछ, क्योंकि किसानों को फायदा तो मिलता था क्योंकि वो पैसा भी खर्च कर रहे उन पे। पर किसानों के साथ क्या होता था कि उन्हें, जैसे कि उन्होंने 100 रुपए की कमाई करी, अब 100 रुपए की कमाई करने में 70 रुपए तो वो टैक्स ही लेके चले जाते थे। मतलब टैक्स इतना ज्यादा था, उनके फायदे से भी ज्यादा तो वो टैक्स भरते थे। तो इससे अच्छा उन्हें कमाई होती ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना और पैसा इन्वेस्ट कर सके और अच्छी फसल उगा सके या और बेहतर ढंग से खेती कर सके। तो इस वजह से किसानों के पास पैसा बचता ही नहीं था, ना ही आर्टिशियंस के पास बचता था, जिससे कि वो अपने नए औजार खरीद सके, नए इक्विपमेंट्स खरीद सके, जिसकी वजह से वो और अच्छे अपनी बेहतर तरीके से कला दिखा पाए। ठीक। पर फायदा किसे होता? वेल्थियर पीसेंट्री, मतलब जो अमीर किसान होते थे या अमीर आर्टिशियन मतलब जो कलाकार, अमीर कलाकार होते थे, कलाकार ग्रुप्स हो गए, मर्चेंट व्यापारी हो गए, बैंकर कौन होते हैं? जो पैसा देते हैं उधार। तो बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, इन्हीं को प्रॉफिट हुआ था इन सारी व्यवस्थाओं का। मुगल एलाइट made them an extremely powerful group of people in late 17th century। जो मुगल्स एलिट थे, जैसे कि चीफ स्टान हो गए या फिर हेडमैन हो गए, ये बाद में जाके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि उन्होंने इसी व्यवस्था, इसी जो ये चल रहा था, उनके स्पेंट सैलरीज और गुड्स पे जो खर्च करते थे, इन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से, इन्हीं फैसिलिटीज की वजह से जो मुगल एलिटीज थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए बाद में, लेट 17th सेंचुरी में। ठीक। तो जब वो पावरफुल हो गए, तो पावरफुल होने के बाद वो खुद को इंडिपेंडेंट करने लगे, मतलब अपने आप को आज़ाद मानने लगे। मुगल अथॉरिटी स्लोली डिक्लाइन। मुगल अथॉरिटी क्या हो गई? पहले तो बहुत ताकतवर बनी, फिर अब धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती गई, खत्म ही हो गई बाद में तो जाके, पर स्टार्टिंग में कम होना स्टार्ट हो गई। अब जब इसकी पावर कम होना स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ? नई डायनेस्टीज बनी, जैसे कि हैदराबाद हो गया और अवध हो गया। ठीक। हैदराबाद और अवध नई डायनेस्टीज बन के सामने आई। पर उस टाइम पे उन्होंने मुगल एम्परर को अपना मास्टर कहा। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मुगल एम्परर ही हमारे मास्टर हैं। नई डायनेस्टी तो बनाई, पर मुगल एम्परर को ही उन्होंने अपना मास्टर बताया। पर बाद में, ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, पर बाद में जब 18th सेंचुरी आई तो उसमें क्या हुआ? जो कई सारे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, मतलब पावरफुल बनाया, एकत्र करा और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं, हम किसी के भी अंडर नहीं आते। अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बनाई इन लोगों ने। ठीक। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे ऐसी और भी वीडियो के लिए।